कहानी की स्टार्टिंग में हमें ओच नाम की जगह को दिखाया जाता है जो कि एक जादुई दुनिया थी। यहाँ के लोगों को खबर दी जाती है कि वेस्ट की चुड़ैल मर चुकी है और ये खबर सुनते ही लोगों के बीच खुशी का माहौल छा जाता है और सभी लोग खुशियां मनाते हैं। जब सब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो यहाँ एक अच्छी चुड़ैल आती है जिसका नाम था ग्लिंडा और जरीनिया के सभी लोगों को बुरी चुड़ैल के मरने की वो खबर देती है, जिससे कि सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इतने में ही एक छोटी बच्ची ग्लिंडा के सामने आती है और पूछती है कि क्या पहले अच्छी और बुरी चुड़ैल एक साथ अच्छे दोस्तों की तरह रहा करती थी। और ये सुन के ग्लिंडा अपने पुराने दिनों में खो जाती है और यहीं पर हमारा सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त जानवर और इंसान मिलजुल कर साथ में रहा करते थे और जानवर बोलना और लोगों की मदद करना भी जानते थे। इसके बाद हम एक गवर्नर को देखते हैं जिसका नाम था फ्रेक्सपार थ्रॉप और ये अपनी वाइफ मेलेना को बताते हैं कि मैं एक दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। और ये सुनकर मेलेना काफी खुश हो जाती है और इन्हें खुशी खुशी अलविदा कर देती है। गवर्नर थ्रॉप के जाते ही मेलेना अपने बॉयफ्रेंड को महल में बुला लेती है और दोनों रात भर खूब सारा एंजॉय करते हैं और एक रात को एक साथ बिताते हैं। कुछ समय के बाद मेलेना प्रेग्नेंट हो जाती है और जब ये खबर गवर्नर थ्रॉप को देती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कुछ समय बाद मेलेना एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन जब थ्रॉप अपनी बेटी को देखते हैं तो उनकी खुशी गुस्से में बदल जाती है क्योंकि इस बच्ची का रंग ग्रीन था और ये देखकर थ्रॉप समझ जाते हैं कि ये बच्ची नॉर्मल नहीं है बल्कि ये बच्ची एक राक्षस है जिसके जन्म के बाद आसपास की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और अचानक से जमीन पर आ गिरती हैं। थ्रॉप अब इस बच्ची से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और इसे अपने से दूर रखने का ऑर्डर देते हैं। गवर्नर का हुक्म मानते हुए एक ब्रेयल डॉल सी इस बच्ची को अपने साथ ले जाती है और इसकी अच्छे से देखभाल करती है और इसका नाम रखा जाता है एल्फबा। कुछ समय के बाद मेलेना एक बेटी को और जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है नेसरोस और एल्फबा अपनी बहन नेसरोस के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है और दोनों एक साथ खूब एंजॉय करती है। ना तो नेसरोस के साथ कोई बच्चा खेलना पसंद करता था और न ही एल्फबा के साथ क्योंकि एल्फबा का स्किन कलर ग्रीन था जिसे देखकर बच्चे इसके पास आने से खौफ खाते थे और जो नेसारोसा थी उसके पैरों में प्रॉब्लम थी इसीलिए वो अच्छे से चल नहीं पाती थी। दोनों में कुछ कुछ कमियां होने की वजह से ये दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन सही से एंजॉय नहीं कर पाती है और एक दिन जब ये दोनों साथ में होती हैं तो कुछ बच्चे इनके पास आकर इनका मजाक बनाने लगते हैं और ये देखकर एल्फबा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में इतनी पावर्स को एक्टिव कर लेती है कि एल्फबा अपनी पावर्स की मदद से बच्चों को अच्छा सबक सिखा देती है और बच्चे जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। और इस पूरे इंसिडेंट्स को देख नेसरोसा काफी डर जाती है और रोने लगती है। अपनी बेटी की आवाज सुन गवर्नर थ्रॉप भी यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी बेटी नेसरोसा को यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन इसी बीच वो अल्फबा से ना कोई बात करते हैं और ना ही उसकी तरफ देखते हैं। इसके बाद कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक कॉलेज को देखते हैं और इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को मैजिक सिखाया जाता था। जादू सीखने के लिए इस कॉलेज में एक ग्लिंडा नाम की लड़की भी आती है और इसकी खूबसूरती देखकर हर किसी की नजरें इसी पर होती हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर एल्फबा भी अपनी बहन नेसरोसा के साथ आ जाती है। गवर्नर थ्रॉप दोनों को कॉलेज छोड़ने आते हैं और नेसरोसा को मेलेना की आखिरी निशानी सैंडल्स गिफ्ट करते हैं क्योंकि मेलेना की अब डेथ हो गई थी और अब थ्रॉप ही इसका ध्यान रखते थे। लेकिन एल्फबा से अब भी थ्रॉप नहीं बोलते थे। इसके बाद कॉलेज की तरफ से कुछ खास लोगों को सम्मानित किया जाता है जिसमें जानवर भी शामिल होते हैं और ये जानवर भी कॉलेज में टीचिंग किया करते थे। इसके बाद स्पीच देने के लिए मैडम मोरेबल आती है जो कि स्टूडेंट्स को मैजिक की क्लास देने वाली थी। लेक्चर सेशन खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने कमरे में जाने लगते हैं। लेकिन एल्फबा जब नेसारोसा को अपने रूम में लेकर जा रही होती है तो एक लड़की आकर नेसारोसा को अपने साथ ले जाने लगती है। एल्फबा इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जब ये बात नहीं मानती तो गुस्से में एल्फबा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर इस पूरे माहौल को खराब कर देती है जिसे देख सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी मैडम मोरेबल वहाँ पर आती है और कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने किया था और इस तरीके से वो एल्फबा को प्रोटेक्ट कर लेती है। बच्चे भी इसे मोरेबल का मैजिक समझकर तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद मोरेबल एल्फबा को अकेले में लेकर जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने ये मैजिक कैसे किया। इस पर एल्फबा कहती है कि मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, बस जब मुझे गुस्सा आता है तो पावर्स एक्टिव हो जाती हैं। तो मोरेबल एल्फबा को पावर्स से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और इसीलिए ये इसे कल से मैजिक सीखने के लिए कहती है ताकि मोरेबल इसे सिखा सके कि पावर्स पर कैसे कंट्रोल करना है। इसके बाद एल्फबा अपने रूम में जाती है जहाँ इसकी मुलाकात लिंडा से होती है जो कि इसकी रूममेट थी। यानी अब
अब लिंडा और एल्फबा दोनों एक साथ एक ही रूम में रहने वाली थी, लेकिन अभी इनके बीच कुछ खास अच्छी बोलचाल नहीं होती। और अब जब सब बच्चे तैयार होकर क्लास में आ जाते हैं और तभी यहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर डोरेमन की, जो कि इन्हें साइंस पढ़ाने के लिए आए थे। और इस क्लास को एल्फबा और लिंडा भी अटेंड कर रही थी। डोरेमन सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे डोरेमन से पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें एक जानवर से पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसीलिए कुछ इल मैनर्स बच्चों ने डोरेमन को नीचे दिखाने के लिए बोर्ड पर कुछ गलत लिख दिया था। जब डोरेमन इसे पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं और गुस्से में वो क्लास को ना पढ़ाने का फैसला करते हैं और साथ ही बच्चों को क्लास से बाहर भी निकाल देते हैं। लेकिन एल्फबा क्लास छोड़कर नहीं जाती और डोरेमन के साथ ही इस क्लास में रुकती है। एल्फबा को क्लास में देख डोरेमन इसे पूछते हैं कि आखिर तुम अपने दोस्तों के साथ क्लास से बाहर क्यों नहीं गई? सारे बच्चे जा चुके हैं। इस पर एल्फबा बताती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं अकेली हूँ। एल्फबा का ये अकेलापन और उदासी देखकर डोरेमन एल्फबा की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। ये देख एल्फबा को भी काफी अच्छा लगता है और इसे भी डोरेमन के रूप में अपना एक अच्छा दोस्त मिल जाता है और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद एल्फबा मैडम मोरेबल के पास जाती है ताकि उनसे मैजिक की कुछ ट्रिक्स सीख सके। मैडम मोरेबल सिर्फ एल्फबा को ही अपनी पर्सनल क्लास दे रही थी। मैडम मोरेबल एल्फबा को अच्छे से समझाती है कि ये अपनी पावर्स अपने मैजिक पर कैसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन एल्फबा से ये नहीं हो पाता। मैडम मोरेबल कई बार उसे अच्छे से समझाती है और एल्फबा भी अच्छे से ट्राई करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो हर अटेम्प्ट में फेल हो जाती है, जिससे एल्फबा को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। खैर, इस बार फेल होने की वजह से एल्फबा को बहुत गुस्सा भी आने लगता है और इसी गुस्से के बीच उसे अपनी पावर्स मिल जाती हैं और इसका मैजिक एक्टिव होकर काम करना स्टार्ट कर देता है। ये देख मैडम मोरेबल भी काफी खुश हो जाती है और एल्फबा को समझाती है कि अगर तुम्हें पावर्स को कंट्रोल करके रखना है तो तुम्हें अपने गुस्से पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना होगा। मैडम मोरेबल आगे उससे कहती है कि तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी काम एक बार में कभी पूरा नहीं हो सकता। एल्फबा भी मोरेबल की बात को अच्छे से समझ जाती है और रात में एल्फबा जब खिड़की पर अकेली खड़ी होती है तो तभी इसकी नजर बाहर डॉक्टर डोरेमन पर पड़ती है, जो रात के अंधेरे में सुनसान जंगल के रास्ते से अकेले कहीं जा रहे थे। ये देखकर एल्फबा को काफी अजीब लगता है और यह भी सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर डोरेमन के पीछे पीछे चलने लगती है। और फिर डॉक्टर डोरेमन एक छोटे से घर में चले जाते हैं और एल्फबा भी इन्हीं को फॉलो करते हुए इस घर में एंट्री करती है और देखती है कि यहाँ बहुत सारे जानवर इकट्ठा हुए हैं। दरअसल ये सभी जानवर खास डिस्कशन के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। डॉक्टर डोरेमन अपने साथियों से कहते हैं कि कई समय से हमारे साथी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो इंसान हमें यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। दरअसल इंसान नहीं चाहते थे कि जानवर भी उनके साथ रहें और इसी प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर डोरेमन ने इस मीटिंग को रखा था ताकि सब अलर्ट हो सकें और कुछ उपाय भी निकाल सकें। इसी बातचीत के दौरान इन जानवरों की नजर एल्फबा पर पड़ जाती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर डोरेमन एल्फबा को अंदर आने की इजाजत देते हैं और एल्फबा ने इन सब की बातें सुन ली थी, इसलिए ये इनसे पूछती है कि क्या सच में इंसान तुम लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर डोरेमन हाँ में जवाब देते हैं और एल्फबा भी इनकी प्रॉब्लम्स को समझकर इनका साथ देने का फैसला करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर कॉलेज में फियोरो नाम का एक नया लड़का आता है जो कि देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। ग्लिंडा भी खूबसूरत थी और किसी से कम नहीं थी, लेकिन जब ये फियोरो को देखती है तो इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाती है। इसके पास आकर इसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है और इसे बताती है कि आज कॉलेज में एक डांस पार्टी रखी गई है, अगर तुम चाहो तो इस डांस पार्टी का हिस्सा बनकर मेरे साथ डांस कर सकते हो। इसके लिए फियोरो भी राजी हो जाता है और रात में पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर इस पार्टी में शामिल होते हैं। इस पार्टी का हिस्सा सिर्फ इंसान ही नहीं थे बल्कि जानवर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और साथ मिलकर एक साथ खूब एंजॉय करते हैं, डांस वगैरह होता है। और इसी दौरान फियोरो और ग्लिंडा के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इतने में मैडम मोरेबल ग्लिंडा के पास आती है और इसे एक जादुई छड़ी देती है। ग्लिंडा इसे देने की वजह पूछती है, जिस पर मैडम मोरेबल बताती है कि एल्फबा ने ये शर्त रखी है कि अगर मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी मैजिक की क्लास दूंगी तभी वो मुझसे पढ़ेगी और मैं एल्फबा जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को खोना नहीं चाहती, इसीलिए तुम भी कल से क्लास लेने आ जाना। ये सुनकर लिंडा काफी खुश हो जाती है और कुछ टाइम के बाद एल्फबा भी इस पार्टी में आ जाती है, लेकिन इसके कपड़े देखकर सब लोग
इस पर हंसने लगते हैं और इसका काफी मजाक बनाते हैं, लेकिन एल्फबा ने जिस तरीके के कपड़े पहने थे वो काफी अजीब और अतरंगी थे। एल्फबा लोगों की हंसी को अवॉइड करके पार्टी में डांस करना स्टार्ट कर देती है और इसका डांस भी इसके कपड़ों की तरह काफी अजीब होता है, इसीलिए लोग इसका और ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं। ये देख लिंडा को बहुत बुरा फील होता है और ये डांस करते वक्त एल्फबा के पास आ जाती है और इसके स्टेप को फॉलो करते हुए इसके साथ डांस शुरू कर देती है और ये देखकर एल्फबा को भी हिम्मत मिलती है और इन दोनों को साथ डांस करता देख पार्टी में मौजूद लोग इनके डांस स्टेप को देखकर डांस करने लगते हैं और ये सब देख एल्फबा को बहुत अच्छा लगता है और ये ग्लिंडा को गले लगा लेती है और दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं और अब यह एक ही रूम में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। जहां पहले इनके बीच नोक झोंक होती रहती थी, वहीं अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करती हैं और साथ ही ग्लिंडा एल्फबा को ड्रेसअप की भी हेल्प करती है। इस तरह दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगती हैं। अगले दिन डॉक्टर डोरेमोन जब क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं तो कुछ देर बाद क्लास के दौरान ही सोल्जर्स भी यहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर डोरेमोन को इंसल्ट करते हुए इन्हें खींचकर अपने साथ बाहर ले जाते हैं। एल्फबा डॉक्टर डोरेमोन को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर डोरेमोन की जगह अब कॉलेज में एक नया टीचर आ गया था। ये टीचर स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाने के लिए आए थे और साथ ही यह एक शेर का बच्चा भी लेकर आते हैं जो कि पिंजरे में बंद था। टीचर इस बच्चे के साथ काफी बुरा ट्रीट कर रहे थे। ये देखकर एल्फबा को इस बच्चे के लिए बहुत बुरा फील होता है और यहीं पर डॉक्टर डोरेमोन की बात उसको याद आ जाती है, जिन्होंने बताया था कि अगर जानवरों को कैद करके रखा जाएगा तो वो बोलना भूल जाएंगे और यही बात याद करके एल्फबा को गुस्से आ जाता है और जैसे ही बुके को जोर से टेबल पर मारती है वैसे ही इन फूलों की खुशबू पूरे क्लासरूम में फैल जाती है और इस खुशबू के कांटेक्ट में आते ही सभी स्टूडेंट्स और टीचर बेहोश हो जाते हैं, जो कि एक तरीके से एल्फबा के मैजिक का ही असर था। लेकिन इसी बीच फियरो एकदम ठीक होता है, उस पर एल्फबा के जादू काम नहीं करता। इस बात से एल्फबा और फियरो दोनों ही हैरान होते हैं। फियरो भी शेर के बच्चे को इस कैद से आजाद करना चाहता था, इसीलिए एल्फबा का साथ देने का फैसला करता है और दोनों जल्दी से इस बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालकर कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं और इस बच्चे को बकेट में रखकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर जंगल में इसे छोड़ आते हैं, जिसके बाद दोनों काफी अच्छा महसूस कर रहे थे और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां पर विजार्ड की तरफ से कॉलेज को एक संदेश भेजा जाता है और ये मैसेज स्पेशली एल्फबा के लिए आया था, क्योंकि विजार्ड में भी ये बात पता चल चुकी थी एल्फबा मैजिक में माहिर है। विजार्ड में एल्फबा जैसी कलाकार की सख्त जरूरत थी और इसीलिए विजार्ड की तरफ से एल्फबा को वहां आने का मैसेज मिलता है। इससे ग्लिंडा और मोरेबल काफी खुश होते हैं। मैडम मोरेबल एल्फबा को समझाती है कि ये एकदम सही टाइम है, तुम खुद को प्रूफ करके दिखा सकती हो। मैडम मोरेबल की बात सुनकर एल्फबा भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है और विजार्ड जाकर अपना हुनर दिखाने का फैसला करती है। कुछ टाइम बाद विजार्ड से एल्फबा के लिए एक ट्रेन भेजी जाती है जिसमें बैठकर ये विजार्ड कुछ ही समय में पहुंच सकती थी और इस ट्रेन को देखकर सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि ये काफी यूनिक थी। ग्लिंडा भी एल्फबा को सी ऑफ करने के लिए आती है और एल्फबा को जाते देख थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ग्लिंडा एल्फबा को समझाती है कि अब मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं होंगी, इसलिए तुम्हें अकेले ही अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा और एल्फबा भी ग्लिंडा से मिलकर ट्रेन में चढ़ जाती है और ट्रेन चलने लगती है। लेकिन तभी ग्लिंडा को लेटर के बारे में याद आता है जो कि इसे विजार्ड में पहुंचाना था। ग्लिंडा जल्दी से एल्फबा को लेटर देने के लिए भागती है और एल्फबा से कहती है कि इसे विजार्ड में दे देना। एल्फबा जब लेटर खोलकर पढ़ती है तो जोर से ग्लिंडा से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ विजार्ड में चलना चाहती हो तो फिर आ जाओ और ये सुनकर ग्लिंडा भी एक ही बार में विजार्ड जाने के लिए राजी हो जाती है और चलती हुई ट्रेन में एल्फबा की मदद से ट्रेन में चढ़ जाती है और दोनों एक साथ विजार्ड जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश होती हैं। कुछ ही देर में ये दोनों विजार्ड पहुंच जाती है और इस जगह की खूबसूरती देख दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। विजार्ड में इन दोनों का ग्रैंड वेलकम किया जाता है और इसके बाद ये दोनों दरबार में जाती हैं जहाँ बंदर ही बंदर थे, क्योंकि इस दरबार में सोल्जर्स का काम किया करते थे और एक बंदर इन दोनों को अंदर तक लेकर जाता है जहाँ इनकी मुलाकात एक जादूगर से होती है जो कि मैजिक दुनिया में काफी काबिल जादूगर था। यह जादूगर ग्लिंडा और एल्फबा को बताता है कि हमारा मकसद तुम्हारे कॉलेज को और बेहतर बनाना है, इसके लिए हम काम ही कर रहे हैं। विजार्ड से कॉलेज तक जाने के लिए हम एक रास्ता बनाएंगे, लेकिन हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इस रास्ते में किस रंग की ईंटों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसीलिए हमें तुम दोनों की मदद चाहिए। तभी बातचीत चली रही थी, इतने में यहाँ पर मैडम मोरेबल भी आ जाती हैं और वो इन्हें एक खास किताब के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि ये किताब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें जो भी लिखा है उसे आज तक कोई भी ना तो पढ़ पाया है और ना ही समझ पाया है। लेकिन मैडम मोरेबल को यकीन था कि एल्फबा अपनी पावर्स की मदद से इस बुक को आराम
से पढ़ सकती है और इसीलिए ये एल्फाबा को इसे समझने के लिए कहती है ताकि इनका काम आसान हो सके। और मैडम मोरेवल की बात मानकर एल्फाबा भी इस ग्रामर किताब को पढ़ने की कोशिश करती है और इस किताब को आज तक मैडम मोरेवल भी रीड नहीं कर पाई थी, लेकिन एल्फाबा इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देती है। और जैसे ही किताब को खोलती है तो उसे इसमें लिखे शब्द समझ में आने लगते हैं और ये बहुत ही आसानी से इस किताब को पढ़ने लगती है। ये किताब तो काफी अलग और डिफिकल्ट भाषा में लिखा गया था, लेकिन एल्फाबा को इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। किताब को पढ़ने के दौरान बंदरों को काफी मुश्किल झेलनी पड़ती है। इस किताब के शब्द इन पर अपना प्रभाव डालते हैं और इनके पंख निकल आते हैं, लेकिन पंखों की वजह से बंदरों को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। ये देखकर एल्फाबा को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए एल्फाबा मैडम मोरेवल से इन्हें ठीक करने का कोई रास्ता पूछती है, लेकिन मैडम मोरेवल कहती है कि इन्हें पहले जैसा मत करो, ये ऐसे ही ठीक है। एल्फाबा जल्दी से बाहर जाकर देखती है तो बाहर भी सारे बंदर इसी दर्द में होते हैं और इनके शरीर में पंख निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर मैडम मोरेवल काफी खुश होती है, लेकिन एल्फाबा से इन बंदरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए ये मैडम मोरेवल से इन्हें जल्दी से ठीक करने के लिए कहती है। लेकिन मैडम मोरेवल साफ इनकार कर देती है और एल्फाबा को बताती है कि अब ये बंदर हमारे लिए जासूसी का काम करेंगे, हमें दुश्मनों के सारे सीक्रेट्स बताएंगे। इन बंदरों की जासूसी की वजह से अब कोई भी जानवर हमारे आसपास नहीं आएगा, जो कि हम इंसानों के लिए अच्छा है। और मैडम मोरेवल इस पूरे खेल में एल्फाबा को भी साथ में लेने के लिए कहती है, लेकिन एल्फाबा इसके लिए मना कर देती है और वो समझ जाती है कि वो किताब मैडम मोरेवल ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पढ़वाई थे और ये सब एक चाल थी। एल्फाबा मैडम मोरेवल के खिलाफ खड़ी हो जाती है और फिर से उस किताब के मंत्रों को पढ़ने लगती है ताकि सब कुछ पहले जैसा हो सके, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अब ये मंत्र कुछ भी पहले जैसा नहीं कर सकते थे। लेकिन एल्फाबा हार नहीं मानती है और इस किताब को लेकर बाहर चले जाती है ताकि वो किसी तरीके से इस किताब से सब कुछ ठीक कर सके। एल्फाबा को यूं भागता हुआ देख मैडम मोरेवल जल्दी से बंदरों के पास जाती है और उन्हें अपने भड़काऊ भाषणों से एल्फाबा के खिलाफ कर देती है। मैडम मोरेवल बंदरों से कहती है कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो ग्रीन लड़की है जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया और अब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही सारे बंदर एल्फाबा को अपना दुश्मन मानने लगते हैं और उससे अपना बदला लेने के लिए उसे पकड़ने में लग जाते हैं ताकि उसे मैडम मोरेवल के सामने पेश कर सके। बंदरों की सेना के साथ साथ अब इंसानी सोल्जर्स भी एल्फाबा के पीछे पड़ जाते हैं और एल्फाबा इन सब से अपने आप को बचाती फिरती है। वहीं एल्फाबा की हेल्प करने के लिए ग्लिंडा भी इसके पास आ जाती है और इसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें उन लोगों का साथ देना चाहिए क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो हम सबकी भलाई के लिए है। लेकिन एल्फाबा ग्लिंडा की बात नहीं सुनती और उसे बताती है कि उनका मकसद हम इंसानों की भलाई नहीं बल्कि जानवरों को हमसे दूर करना है, उन्हें पिंजरे में कैद करके रखना है, जो कि मैं नहीं होने देना चाहती। एल्फाबा अब यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि कुछ सैनिक इसकी तरफ आ रहे हैं। जल्दी से एल्फाबा किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देती है। एल्फाबा को लगता है कि इन मंत्रों को दोबारा पढ़ने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि इसकी तरफ एक झाड़ू तेजी से आने लगती है जिसे देखकर लगता है कि ये कोई नॉर्मल झाड़ू नहीं बल्कि जादू झाड़ू है, इसलिए एल्फा इसे अपने पास रख लेती है। अब सोल्जर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और इसकी गिरफ्त में आने से पहले ही एल्फा यहाँ से भागने का प्लान बना लेती है और अब ग्लिंडा से भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ग्लिंडा इसके साथ आने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका ड्रीम था कि वो मैजिक सीखे जिसे ये पूरा करना चाहती है। ग्लिंडा की ये बात समझकर एल्फाबा यहाँ से अकेले ही जाने का फैसला करती है, लेकिन इतने में ही अंदर सैनिक घुस आते हैं और ग्लिंडा को पकड़ लेते हैं और फिर एल्फाबा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एल्फाबा इनके काबू में नहीं आती और यहाँ इनकी पावर एक्टिव हो जाती है और इस जादुई झाड़ू के साथ एल्फाबा की बॉन्डिंग अच्छे से जम जाती है और इस जादुई झाड़ू की मदद से एल्फाबा हवा में उड़ने लगती है और बंदर भी अपनी पंखों की मदद से उड़कर इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। एल्फाबा बंदरों को चकमा देकर भाग जाती है और साथ ही विजार्ड की पावर भी छीन लेती है और ग्लिंडा अभी भी मैडम मोरेवल के साथ यहीं पर रह जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।